आज इजराइल ने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर को मार दिया। इजराइल ने बताया कि पिछली रात उसने एयर स्ट्राइक में इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को खत्म कर दिया है। साल 2021 में इस्माइल खतीब ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर बने थे। खतीब ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस को संभाल रहे थे। इजराइल ने आरोप लगाया कि खतीब के मंत्री रहते हुए ही ईरान ने इजराइल के खिलाफ कई खुफिया ऑपरेशन किए थे। इजराइल ने यह भी हाल ही में ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारने में खतीब का अहम रोल था, यह भी कहा। इससे पहले कल इजराइल ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को ढेर किया था। जिस वक्त अली लारिजानी पर हमला हुआ वो तेहरान के बाहरी इलाके करज के परदीस में अपने परिवार के साथ थे। इस हमले में अली लारिजानी और उनके बेटे डॉक्टर मोर्जता लारिजानी की मौत हो गई। लारिजानी और उनके बेटे के ताबूत को ईरान में सार्वजनिक तौर पर दिखाया गया। 17 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei को टारगेट किया गया था। उसके बाद से ईरान की टॉप लीडरशिप को नहीं छुआ गया था, लेकिन अब फिर से टॉप लीडरशिप को मारा जा रहा है। इससे यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह युद्ध की कोई रणनीति है, या फिर ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कोई ट्रंप समझ रहे हैं कि ईरान में कोई रिजीम चेंज नहीं होने वाला। ट्रंप समझ गए कि ईरान ना बातचीत करने के मूड में है, ना सरेंडर करने के मूड में है। क्या इसी वजह से ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए उनकी टॉप लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है? क्या युद्ध को जल्दी निपटाने के लिए ताबड़तोड़ किलिंग हो रही है? जिस तरह से ईरान की टॉप लीडरशिप पर हमले हो रहे हैं, उसके बाद सवाल यह भी है कि क्या अगला नंबर मुस्तफा खामनेई का है? क्योंकि मुस्तफा खामनेई अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। मुस्तफा के तौर पर ईरान को नया चेहरा, नया नेतृत्व, नया जोश मिला है। इस जोश को ठंडा करने के लिए ट्रंप मुस्तफा को भी टारगेट कर सकते हैं। उधर इजराइल यह दावा कर रहा है कि अभी तो कई और सरप्राइज बचे हुए हैं। ट्रंप शायद इस गलतफहमी में है कि अगर वो ईरान की टॉप लीडरशिप को मारते चले जाएंगे, मुस्तफा खामनेई को भी उड़ा देंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा देंगे, खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, तो ईरान को हरा देंगे। लेकिन ईरान अलग लेवल पर है बॉस। आज ईरान से अली लारिजानी के जनाजे पर जो भीड़ उमड़ी है, उसे देखकर तो साफ लग रहा है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। आप भीड़ को देखिए बॉस, अली लारिजानी के जनाजे में जुटी इस भीड़ को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन ने ईरान को और एकजुट कर दिया है। अब वहां कट्टरपंथ की बात ही नहीं हो रही, अब वहां नेशनलिज्म की बात हो रही है। वहां राष्ट्रवाद जाग रहा है कि भाई हमको सबको एक रहना है, कट्टरवाद तो बाद में देख लेंगे। और इनको पता है कि चारों तरफ बम फट रहा है, फिर भी इतनी पब्लिक आई हुई है। अली लारिजानी के जनाजे में जुटी ये भीड़ मैसेज दे रही है कि ईरान किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी कह रहे हैं कि हमें अपनी जान में देने में कोई हिचक नहीं है। भाई वो कह रहे हैं खुल के। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि किसी एक व्यक्ति का मारे जाने से स्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके मुताबिक जब हमारे सुप्रीम लीडर भी शहीद हो गए, तब भी ईरान लड़ता ना रहा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर मैं भी मारा जाऊंगा ना, तो कोई और मेरी जगह आ जाएगा। यानी ईरान का मैसेज क्लियर है कि तुम मारते जाओगे, कोई खड़ा होता जाएगा, तुम मारोगे, कोई खड़ा होगा, तुम मारोगे, कोई खड़ा होगा। इससे सोल्यूशन नहीं निकलना बॉस। ईरान कह रहा है कि जब वो अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद नहीं झुका, तो अब क्या झुक जाएगा यार। ईरान खुला चैलेंज दे रहा है, जिसको मारना है मार दो। भर भीड़ खड़ी है सड़क पर, मार दो सबको। लेकिन ईरान नहीं झुकने वाला। ईरान ने अपने रक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत का बदला लेने की कसम खा ली। IRGC यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल पर मिसाइल हमलों की 61वीं लहर का ऐलान कर दिया। IRGC ने कहा है कि वो लारिजानी की मौत को ना भूलेंगे, ना किसी को भूलने देंगे। और जब तक इजराइल से खूनी बदला नहीं ले लिया जाता, तब तक IRGC का एक भी गार्ड चैन से नहीं बैठेगा। IRGC ने कहा है कि इस तरह के एक्शन इस्लामी गणराज्य की स्वतंत्रता, आजादी, क्षेत्रीय अखंडता, ईरान की रक्षा के रास्ते में बाधा नहीं बनेंगी। IRGC ने कहा कि लारिजानी की मौत देश में नया जोश भरने का सोर्स बनेगी। इजराइल पर नई मिसाइल वेब अटैक की धमकी के बाद IRGC ने एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में एक के बाद एक कई मिसाइल्स लॉन्च होती हुई दिख रही हैं। देखिए जरा। अपने रक्षा प्रमुख की मौत के कुछ घंटों बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। आप देखिए कि पिछले 24 घंटे के भीतर ईरान ने UAE, सऊदी अरब, बहरीन, बगदाद, कतर, कुवैत और तेल अवीव को धमाकों से हिला दिया। UAE के अल मिनहाद एयरबेस पर मिसाइल फोड़ी। दुबई में कई ड्रोन धमाके किए। बगदाद में US एम्बेसी पर ड्रोन और रॉकेट फोड़ दिए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को टारगेट किया। अकेले सऊदी अरब ने करीब 100 मिसाइलें इंटरसेप्ट की। इजराइल के तेल अवीव और रामत गन में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी गई। यानी ईरान ने भी अपने हमले तेज कर दिए। इजराइल पर ईरान का यह भयानक हमला देखिए। इजराइल के आसमान में एक साथ आग के 50 से ज्यादा शोले बरस उठी है। इजराइल की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं।
तेल अवीव में यह तबाही ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर 4 ने मचाई है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स का ये क्लस्टर एमिनिशंस ने तेल अवीव से लेकर रामत गान तक कहर बरसा दिया। ईरान की इस बैलिस्टिक मिसाइल के क्लस्टर म्यूनिशंस जहां जहां गिरे वहां कैसी तबाही मची है, आप खुद देखिए। यह तेल अवीव का अंडरग्राउंड सेविडोर रेलवे स्टेशन है। क्लस्टर म्यूनिशंस ने जमीन के भीतर बने इस रेलवे स्टेशन को भेद दिया। प्लेटफॉर्म पर चीजें बिखरी पड़ी हैं और ट्रेन को भी नुकसान पहुंचा। इजराइल के तेल अवीव के बाहरी इलाके में एक सुनसान सड़क पर भी ईरानी क्लस्टर म्यूनिशंस गिरे तो सड़क पर बड़ा सा गड्ढा बन गया। देखिए, मिसाइल्स के अलावा ईरान ने अपने खतरनाक ड्रोन को भी काम पर लगा दिया। ईरान ने ड्रोन अटैक का एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें रात के अंधेरे में एक के बाद एक दनादन ड्रोन उड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान के मुताबिक इन ड्रोन्स के निशाने पर खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने थे। देखिए कैसे एक के बाद एक ड्रोन निकल रहा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम को छकाते हुए ईरान की मिसाइल तेल अवीव में एक अपार्टमेंट पर जा गिरी, जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। अपार्टमेंट के कई फ्लोर पर आग लग गई, पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जल गई। फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाते नजर आए। तेल अवीव के रमत गान से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त रमत गान इलाके में है इसराइल में, जहां की रात में एक बहुत बड़े प्रोजेक्टाइल को एयर डिफेंस इक्विपमेंट ने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उसका जो डेबरी है, उसका जो मलबा है, आकर एक ऐसे रिहायशी इलाके पर एक घर पर गिरा। आप देख सकते हैं जो बालकनी वो पील आउट हो गई है, बिखर के बाहर आ गई और जिसका पूरा मलबा नीचे गिरा हुआ था। और इसमें एक हादसा हुआ जिसमें कि 2 बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी, उनकी मृत्यु हो गई है। और जब हम यहाँ पहुंचे तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने इस पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया था और अभी बहुत सारे यूनिफॉर्म्स के लोगों को भी इस इलाके में बुलाया गया है, और जो कि करीब 10 मिनट पहले यहाँ सारे आए हैं। और उसी अभी और आगे आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो लोग हैं वो इस इलाके से टेलटेल साइन को भी हटा रहे हैं। और कार पे आप देखें तो जो शीशा जिस तरह से बिखरा हुआ है। और इजराइल पर एक तरफ ईरानी मिसाइलें कहर बनकर बरस रही हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। यानी इजराइल एक साथ दो तरफा हमले झेल रहा है। ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले हिजबुल्लाह ने नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह इजराइल पर दनादन मिसाइल्स दाग रहा है। हिजबुल्लाह का दावा है कि हमले इजरायली मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर किए गए। यानी ईरान की टॉप लीडरशिप मर भी रही है, लेकिन ईरान नहीं रुक रहा। उधर इजराइल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुद सामने आ गए और ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म देने का ऑर्डर देने लगे। नेतन्याहू के नए वीडियो और नए बयान से वो बात भी पुख्ता कर दी हो गई जो बात हमने आपको पाठशाला में पहले दिन बताई थी कि नेतन्याहू की मौत के बारे में जो अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सारी गलत हैं। और देखिए पाठशाला में जो बताया वो सही साबित हुआ। ईरान युद्ध में आगे क्या होगा, कितना लंबा ये युद्ध चलेगा, ट्रंप जो चाहते हैं वो होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इसके बीच एक बड़ी हलचल पाकिस्तान को लेकर मच गई, जिसमें मुनीर को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। तुलसी गबार्ड ने क्या कहा है वो आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये भी देखिए कि आज ही तुलसी गबार्ड का पाकिस्तान को लेकर बयान आया और आज ही भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर और भारत के एनएसए अजीत डोवाल के बीच एक अहम मीटिंग हुई। इसकी जानकारी सर्जियो गोर ने खुद सोशल मीडिया पर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि भाई अमेरिका के राजदूत और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल क्यों मिले हैं। इस बीच सर्जियो गोर ने अजीत डोवाल के साथ मीटिंग के बाद क्या कहा, कौन सी बात हुई वो बताऊं उससे पहले तुलसी गबार्ड ने क्या कहा है जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा वो देखिए। अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी संसद में एक ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान उन देशों में है जो अमेरिका के लिए एटमी खतरा है। तुलसी गबार्ड ने उन देशों में ईरान, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का नाम लिया, लेकिन साथ में खतरे के तौर पर पाकिस्तान को भी जोड़कर बड़ी बात कह दी। तुलसी गबार्ड ने कहा कि ये देश इस तरह के मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं जिससे न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह के वॉरहेड की मारक क्षमता अमेरिका तक पहुंच सकती है। सुनिए तुलसी गबार्ड को। यानी जो पाकिस्तान ट्रंप के तलवे चाट चाट कर तलवे छिल दिया, उस पाकिस्तान के लिए आज की डेट में अमेरिका कह रहा है कि ये भाई खतरा है दुनिया के लिए, उसके परमाणु हथियार खतरा है दुनिया के लिए। इधर तुलसी गबार्ड का पाकिस्तान पर बयान आना, उधर अजीत डोवाल के साथ सर्जियो गोर की मीटिंग होना, क्या दोनों का कोई कनेक्शन है, ये सवाल उठ रहा है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि एनएसए डोवाल के साथ मीटिंग में क्रिटिकल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स पर बात हुई है। सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मजबूत होती रहेगी। अब क्या यह संकेत है कि भारत पाकिस्तान को फोड़ सकता है, कौन जाने।
फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और पाठशाला में अगला चैप्टर। पाठशाला में अब बात बंगाल चुनाव में गजब का ट्विस्ट। अब ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी फुल फायर हो गई। बंगाल चुनाव में चौतरफा गिरी ममता बनर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि झटका लग गया। असम में कांग्रेस के विकेट पर विकेट गिर रहे हिमंता का फिर सीएम बनना फाइनल हो गया है क्या? अब इसका चैप्टर। बंगाल चुनाव में इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जो पहली बार देखा जा रहा है और इसी से ममता बनर्जी हिली हुई। जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से ममता बनर्जी दंदनाती हुई घूम रही, कभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर, कभी एलपीजी पर, कभी एसआईआर पर। आज तो कुछ ऐसा हो गया कि ममता बनर्जी फुल फायर हो और इससे टीएमसी को लग रहा है कि क्या इस बार बंगाल में उनके साथ तो खेला नहीं हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। बंगाल में ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर रही हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा कह दिया कि ममता बनर्जी सरकार को नया झटका लग गया। बंगाल चुनाव में ममता गिरी है, असम के चुनाव में कांग्रेस का बुरा हाल है। असम में कांग्रेस की क्या दुर्दशा हो रही है। लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के चुनाव के पहले ही ढेर हो जाएगी क्या, हिमंता फिर सीएम बन जाएंगे क्या, इसकी भी बात करूंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। मुझे हमेशा डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा था। It's very unfortunate and I think he was upset over one ticket allocation. मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ। कर्म ऐसा करो मन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें उधर से तुम्हें सलाम आए। बंगाल में ममता बनर्जी इस बात से बहुत परेशान दिख रही हैं कि चुनाव का ऐलान होते ही अधिकारियों के ताबड़तोड़ ट्रांसफर हो गए। इन ताबड़तोड़ तबादलों से ममता बनर्जी बौखलाई हुई। उस पर ममता बनर्जी को आज चुनाव आयोग ने फिर नया झटका दे दिया। चुनाव आयोग ने आज बंगाल में 13 आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का नया आदेश जारी कर दिया। इनमें से कई अधिकारियों को डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारियां दी गई। ये अधिकारी चुनाव की निगरानी और तैयारी में अहम भूमिका निभाएंगे। चुनाव आयोग का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और लिस्ट में शामिल सभी अधिकारियों को 19 मार्च तक नई तैनाती की ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी होगी। नए अधिकारियों की जगह हटाए गए अधिकारियों को चुनाव खत्म होने तक किसी चुनावी काम में भी नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने आज ही बंगाल में 5 और डीआईजी भी बदल दिए। चुनाव आयोग के इन फैसलों को टीएमसी ने बीजेपी के फैसले बताया है। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, कीर्ति आजाद ने तो ममता बनर्जी को देश का अगला प्रधानमंत्री तक बता दिया। एक तरफ तो टीएमसी कहती है कि बीजेपी ने, चुनाव आयोग ने मिलकर एसआईआर के जरिए बंगाल में खेला कर दिया। तो जब एसआईआर से खेला हो ही गया तो अधिकारियों के तबादले की जरूरत क्यों पड़ती? और अधिकारियों के तबादले को अगर आप बीजेपी का गेम प्लान बता रही हैं तो फिर मानिए कि एसआईआर में कुछ खेल नहीं हुआ है। दोनों चीजें कैसे होंगी? उधर ममता बनर्जी को एक और झटका लगा और यह झटका आया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज आईपैक के ठिकानों पर ईडी की रेड के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार के वकील ने कोर्ट से एक बार फिर समय मांगा, जिसे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समय बर्बाद करने की कोशिश बताया और कहा कि मुख्यमंत्री पर इस मामले में गंभीर आरोप हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी रेड के दौरान सीएम ममता बनर्जी की एंट्री पर सख्त टिप्पणी की, उनकी भूमिका पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर कल कोई और मुख्यमंत्री भी ऐसे छापेमारी में घुस जाएगा तो क्या ईडी के पास कोई समाधान होगा क्या? इसके साथ ही कोर्ट ने बंगाल सरकार के वकील को याद दिलाया कि पहले ही 4 हफ्ते का समय तो दे चुके तुमको। कोर्ट ने सुनवाई को टालने से इनकार करते हुए कहा कि आप हुक्म नहीं चला सकते। यानी वहां से भी झटका लग गया। इधर बंगाल में ममता बनर्जी गिरी हैं तो उधर असम चुनाव में कांग्रेस की गजब छीछालेदर हो रही है। कांग्रेस की टीम में एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं। असम की नगांव सीट से कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री प्रद्युत बोरदोलाई आज पार्टी से इस्तीफा दे दिए। उन्होंने दिल्ली में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले ली। सांसद प्रद्युत के साथ ही असम कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट और एआईसीसी मेंबर नवज्योति तालुकदार ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सांसद प्रद्युत बोरदोलोई की इस्तीफा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि प्रद्युत बोरदोलोई असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे। प्रद्युत बोरदोलोई को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मजबूत पकड़ और बोलने के शानदार अंदाज की वजह से नॉर्थ ईस्ट का शशि थरूर तक कहा जाता है। वो सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई से जुड़े। प्रद्युत बोरदोलोई असम में कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2 बार नवगांव सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए प्रियंका वाड्रा ने भी प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
कहा कि काश उनसे चर्चा करने का मौका मिल पाता। सुनिए एक बार। It's very unfortunate, and I think he was upset over one ticket allocation, and I think that I wish that we had had a chance to have a conversation about it. It's unfortunate. चुनाव से ठीक पहले सांसद बोरदोलोई का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि उनसे पहले फरवरी में असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। असम के इन दोनों दिग्गज नेताओं को असम में कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट गौरव गोगोई का राइट और लेफ्ट हैंड माना जाता था। अब बताइए, राइट हैंड भी नहीं रहा, लेफ्ट हैंड भी नहीं रहा, तो पार्टी तो शोले फिल्म के ठाकुर की तरह हो गई। फिर अब ये दोनों कांग्रेसी नेता असम चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। बताइए, बीजेपी ने यह कहकर राहुल गांधी की टेंशन और बढ़ा दी कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस के कई सारे बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने वाले। बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस के राजतंत्र को जिम्मेदार ठहराया। असम बीजेपी के अध्यक्ष ने दो टूक कह दिया कि अगर राजा जैसा व्यवहार होगा तो प्रजा तो नकारेगी। बंगाल और असम में मचे सियासी घमासान के बीच आज लोकसभा से अलग ही तस्वीर सामने आई। जिस बजट सत्र की शुरुआत हंगामे और बवाल से हुई थी, उसी बजट सत्र में आज राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान शेरो शायरी चली, हंसी ठहाके गूंजते सुनाई दी। दरअसल आज राज्यसभा में कार्यकाल पूरा कर रहे 59 सदस्यों को विदाई दी गई। इस दौरान राज्यसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि पहले पीएम मोदी अपने भाषणों में शेरो शायरी बोला करते थे, आजकल नहीं बोल रहे। पीएम मोदी ने भी खड़गे की इस डिमांड को शायरी सुनाकर पूरा कर दिया। सुनिए एक बार। आदरणीय खड़गे जी अपना विदाई भाषण में एक अपेक्षा व्यक्त की, तो मेरा भी दायित्व बनता है उस अपेक्षा को पूरा करूं। वैसे मैं शेर शायरी की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूं, प्रतापगढ़ी का काम है। कर्म ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। यानी शेर और शायरी भी राज्यसभा में आज सुनाई दी। थोड़ा सा माहौल